तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिबेंचर्स की मीनिंग और इनको इशू कैसे करा जाता है, मतलब इनकी जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी मीनिंग से। तो डिबेंचर्स एक तरीके का एक नोट होता है जिसमें कि लिखा होता है कि भाई हमने कितने डिबेंचर्स लिए हैं। अब इसका बेसिक समझेंगे। कोई कंपनी है और कोई नॉर्मल पब्लिक यानी कि आम जनता। नॉर्मल पब्लिक के पास पैसे होते हैं, वो सेव करके रखते हैं। तो कंपनीज को अगर पैसे चाहिए अपने ऑपरेटिंग कामों के लिए, तो वो दो तरीके से पैसे ले सकती है। या तो वो शेयर इशू करेगी या वो डिबेंचर्स इशू करेगी, या फिर हो सकता है वो बैंक से लोन ले ले। तो शेयर इशू करने में तो कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसका कुछ परसेंटेज उन्हें देना होगा शेयर होल्डर्स को। लेकिन डिबेंचर्स के केस में क्या होता है कि एक फिक्स इंटरेस्ट होता है जो कि हर एक डिबेंचर होल्डर को मिलेगा, चाहे कंपनी को लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो अब वो इंटरेस्ट रेट कहाँ लिखा होता है? डिबेंचर के आगे। हम इस पूरे चैप्टर में कैसे पढ़ेंगे, जैसे किसी एक डिबेंचर्स के आगे लिखा हुआ है 9% डिबेंचर। तो इस 9% का मतलब है कि इस डिबेंचर पे 9% का इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का। तो होता क्या है कि अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो वो इन दो तरीके से रेज कर सकती है। अब डिबेंचर से जब रेज करेगी तो नॉर्मल पब्लिक पैसे देगी कंपनी को, और उसके बदले में कंपनी उन्हें एक पेपर दे देगी जिस पे लिखा होगा कि इस पर्सन पे इतने डिबेंचर्स हैं। जैसे कि लगा लो 100 डिबेंचर्स 10 रुपए के किसी एक पर्सन को दे दिए। तो अब कंपनी इस डिबेंचर्स को अपने नॉर्मल कामों में यूज़ करेगी और फिर साल के ईयर एंड में 9% का इंटरेस्ट इस पर्सन को मिल जाएगा। तो ये हो गई इसकी मीनिंग। अब इसका आता है नेचर। नेचर का मतलब भाई जो डिबेंचर्स है वो हमारी लाइबिलिटी है, एसेट है, लॉन्ग टर्म वाली है, शॉर्ट टर्म वाली है। तो ये बता दूं कि जो डिबेंचर्स हैं वो है हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कि हमने जो पब्लिक से पैसा लिया है वो लंबे समय के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म। अब हम बात करते हैं इसके आगे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, जहाँ से हमारी मेन जर्नल एंट्री शुरू होती है। तो अब हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। इसमें होता क्या है, मान लो कोई कंपनी है जो कि एक डिबेंचर इशू कर रही है, 100 रुपीज़ का है एक। तो कंपनीज होती क्या है कि वो 100 रुपीज़ एक डिबेंचर के बदले एकदम से नहीं लेती। वो उसे लेंगी, पहले लेंगी मान लिया 40 रुपये में, फिर ले लेंगी 30 रुपये में, और फिर 30 रुपये में। तो अब जब वो पहली बार 40 रुपये का ले रही हैं, इसे हम डिबेंचर्स चैप्टर की लैंग्वेज में कहते हैं एप्लीकेशन। यानी कि फर्स्ट टाइम में जो पैसा कंपनी पब्लिक से लेती है, दूसरी बार पर जब लेती है तो उसे कहते हैं अलॉटमेंट, और तीसरी बार पर जब कंपनी लेती है तो उसे कहेंगे फर्स्ट कॉल। अब इनकी जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी, तो अब हम उसे समझेंगे। जो एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री होती है वो स्टार्ट होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पर सबसे पहले पब्लिक हमें पैसे देगी और हमें ये बताएगी कि हम तुम्हारे डिबेंचर में इंटरेस्टेड हैं और ये लो हमारे पैसे और हमें डिबेंचर्स चाहिए। तो इसमें पहले कम हमारे पास पैसे आएंगे, यानी कि हमारे पास 40 रुपये डेबिट हो गए।
अब हमारे पास हमारे हाथ में 40 रुपये आ चुके हैं, तो अब हम उसे किसी पर्टिकुलर जगह पर रखेंगे भी। तो वो कहाँ रखा जाता है? एक डिबेंचर के अकाउंट में। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर्स, यानी कि अब ये 40 रुपये इस अकाउंट में जाकर सेव हो जाएंगे। अब इसके आगे मैंने परसेंट क्यों लगाया? ये वही परसेंट है जो मैंने 1 मिनट पहले बताया आपको कि साल के एंड में इतना परसेंट डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा। ये होती है पूरी 2 एंट्रीज जो हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन होने के बाद इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि कंपनी डिबेंचर को अलॉट करेगी, यानी कि अब पब्लिक ने हमें पैसे दे दिए हैं और हमें पता लग गया है कि ये बंदे हमारी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ड्यू करना पड़ेगा। जैसे कि कंपनी बोलेगी भाई अब हमें इतने पैसे चाहिए, जिन्होंने एप्लीकेशन दे दिया था। अब उन पर्सन्स को कंपनी ये बोलेगी कि भाई अब हमें दूसरी बारी पे इतने पैसे चाहिए। तो उसके लिए जो पब्लिक है वो हमें खुद पैसे नहीं देगी, हमें पहले ड्यू करना पड़ेगा। तो उस केस में एंट्री क्या होती है? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स। ये एंट्री होती है ड्यू की। अब ड्यू का मतलब, यानी कि कंपनी ने पहले ही मान लिया कि ये बंदे हमें 30 रुपये देंगे, जिसको हमने एक डिबेंचर इशू करा था वो हमें 30 रुपये देगा। और हमने फिर ड्यू करके कि भाई ये हमें देने वाला है, अब हमने उससे बोल दिया कि भाई अब हमें पैसे चाहिए। तो जब वो हमें पैसे दे देगा तो क्या होगा? हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और जो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट था वो हो जाएगा क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 30 रुपये से। जो इसका नेट इफेक्ट पड़ा वो कुछ नहीं, पहले वाले की तरह ही है। जैसे इसमें डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था और एक बार डेबिट हुआ था, तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ऐसे ही इसमें डिबेंचर अलॉटमेंट एक बार डेबिट हुआ है, एक बार क्रेडिट हुआ है, तो इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सेम ऐसा ही है, बस उसमें पहले हमें पैसे रिसीव हो जाते हैं और इसमें हमें पहले ड्यू करने पड़ते हैं। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट की। अब थर्ड एंट्री पे आते हैं। वो सेम टू सेम जो थर्ड एंट्री है, इसमें करना कुछ नहीं है आपको। हमें सबसे पहले क्या करना होता है? ड्यू करना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, कितना आएगा? परसेंटेज डिबेंचर्स। किस अमाउंट से? अमाउंट आएगी कौन सी? 30 रुपये से। तो हमें कर दिया इसने डेबिट। अब हमने कर लिया इस एंट्री से ड्यू। इसके बाद क्या होगा? जिसके पास भी डिबेंचर्स था वो हमें पैसे देगा। तो पैसे देगा मतलब हमारा बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो इसकी अगली एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल डिबेंचर्स अकाउंट 30 रुपये। अब इसमें फर्स्ट कॉल थी, हो सकता है कि आगे सेकंड कॉल भी हो। अगर ये 20 का हो तो सेकंड कॉल कितने की हो जाएगी? 10 रुपये की। तो सेकंड कॉल में भी कुछ नहीं करना, सेम ऐसे ही होगा, बस फर्स्ट की जगह में क्या लिखना है? सेकंड। तो ये हो जाती है हमारी बेसिक जर्नल एंट्रीज खत्म। सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे होंगे जो भी होंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। तो अब एक क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं जिससे कि हमें और क्लियर हो जाए। तो अब हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें बोला है अ कंपनी इशूड 8,000 डिबेंचर्स ऑफ 10%, यानी कि 10% इंटरेस्ट वाले डिबेंचर्स इशू करे हैं 8,000, जो कि एक डिबेंचर है 100 रुपीज़ का। यानी कि कंपनी के पास टोटल पैसे कितने आने चाहिए, 8,000 इशू करे हैं डिबेंचर्स और एक है 100 का, तो कितना हो जाएगा 8 लाख रुपीज़। विच आर पेबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन एंड रिमेनिंग ऑन अलॉटमेंट। तो इसकी एक सिंपल सी वर्किंग बताता हूँ मैं आपको, जो आपको करनी चाहिए रफ में, जिससे ये आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ लिखना है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितने दिन है 20 रुपीज़। उसके बाद इसने बोला है रिमेनिंग ऑन अलॉटमेंट, अब यहाँ लिखते हैं अलॉटमेंट। अब टोटल एक शेयर जो है वो है 100 रुपीज़ का, जिसमें कि 20 रुपये जो हैं वो एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, तो बचे कितने 80 रुपये। 80 रुपये कहाँ मिलेंगे हमें, अलॉटमेंट पे। तो ये हो गया टोटल हमारा 100। ये वर्किंग आपको करनी है और इसे देख के ही आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एंट्री करना। सबसे पहले कौन सी एंट्री होती है, एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की एंट्री में क्या होता है, पैसे पहले ड्यू होते हैं या रिसीव होते हैं, सबसे पहले पैसे रिसीव होते हैं। तो पहले वो हमें पैसे देगी, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैंक अकाउंट अब यहाँ पर एक बेसिक सी बात है कि एप्लीकेशन पे देंगे 20 रुपये पर डिबेंचर पे, और अलॉटमेंट पे देंगे 80 रुपये पर डिबेंचर पे। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि हमें एप्लीकेशन पे कितने पैसे रिसीव होंगे। हमने 8,000 डिबेंचर इशू करे थे, तो 8,000 डिबेंचर जिनको इशू करे हैं वो हमें कितने देंगे, 20 रुपये। यानी कि हमारी हो जाएगी सिंपल सी वर्किंग 8,000 गुणा 20, तो कितना आ जाएगा 1,60,000। तो ये हो गई हमारी रिसीव करने की एंट्री। इसके बाद क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट के डिबेंचर थे, 10% के, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 10% डिबेंचर अकाउंट। किस अमाउंट से आएगा, सेम अमाउंट से आएगा, इसी से ही 1,60,000। क्या करा हमने, हमारे पास पैसे रिसीव हो गए, हमने रिसीव करने के बाद उन्हें कर दिया ट्रांसफ़र, किस में, एक पर्टिकुलर डिबेंचर के अकाउंट में। इसके बाद आती है सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री है अलॉटमेंट की। इसमें क्या होता है, सबसे पहले रिसीव होता है या ड्यू होती है, बताओ। सबसे पहले होती है ड्यू। तो ड्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। ये तो हो गई हमारी एंट्री। अब इसके बाद आती है हमें इसमें अमाउंट कितनी लिखनी है। तो हमारी अलॉटमेंट की अमाउंट थी 80 रुपीज़, और 80 रुपीज़ हमें कौन देगा, वही 8,000 लोग जिनको हमने डिबेंचर इशू करे थे। यानी कि एक डिबेंचर पे 80 रुपीज़ आएंगे, तो 8,000 डिबेंचर्स पे कितने आएंगे, 8,000 गुणा 80। तो अब हम देख लेते हैं कितनी अमाउंट आएगी इसमें, 8,000 इंटू 80 कितना हो गया टोटल, 6,40,000। अब ये तो कर दिया हमने ड्यू, अभी हमारे पास कोई पैसा नहीं आया है। अब जब पैसे आएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो इसमें क्या करेंगे, बैंक अकाउंट कर देंगे डेबिट, और डिवेंचर
अलॉटमेंट को कर देंगे हम क्रेडिट सेम अमाउंट से ही। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा क्वेश्चन फिनिश। बिल्कुल सिंपल है, और जिन बच्चों ने इश्यू ऑफ शेयर्स कर रखा होगा उनके लिए तो और भी आसान है, बस उन्हें कुछ नहीं करना, शेयर्स की जगह डिबेंचर्स लिखना है। तो आज मैं आपको एक लास्ट टॉपिक बता देता हूँ कि मेथड्स ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स, हम डिबेंचर्स को किन किन तरीक़ों से इशू कर सकते हैं। जिन बच्चों ने शेयर्स में पढ़ा होगा कि शेयर्स दो तरीके से इशू होते हैं, पहला होता है पार, दूसरा होता है प्रीमियम। डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते, लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं वो डिस्काउंट पे भी इशू हो जाते हैं। तो पहला मैं लिखता हूँ पार, जो दूसरा आएगा वो है प्रीमियम, जो तीसरा है वो है डिस्काउंट। तो आज मैं आपको इनका बेसिक बता देता हूँ, कल इनकी एंट्री सीखेंगे। जो पार है उसमें क्या होता है, अगर कोई एक डिबेंचर हो गया 100 का, 100 क्या है उसकी फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, यानी कि डिबेंचर की असली वैल्यू क्या है। तो एक डिबेंचर है जिसकी जो रियल वैल्यू है जो सबसे पहले थी वो है 100 रुपीज़ की, लेकिन कुछ केसेस में होता है कि 100 का है और उसे 110 में इशू करा गया है। अब ये क्या हुआ, 110 में कैसे इशू कर देगा। कुछ कंपनीज की गुडविल अच्छी होती है, तो अगर वो 110 की जगह 120 का भी कर देंगे तो भी लोग उनका डिबेंचर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे रिलायंस हो गई, अगर वो अपन डिबेंचर का 100 रुपये से 150 भी कर देते हैं, फिर भी वो लोग उनके डिबेंचर्स खरीदने के लिए तैयार होंगे। तो इसीलिए कई कंपनीज जो होती हैं वो डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू करती हैं, यानी कि 100 + 10, ये 10 रुपीज़ क्या है प्रीमियम। पार का मतलब होता है कि 100 का है और 100 में ही इशू करा गया है, इशू भी कितना होगा 100 में, यानी कि ना इस पे कोई डिस्काउंट दिया है हमने और ना ही इस पे कोई प्रीमियम हमने ली है। प्रीमियम पे इशू करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम फेस वैल्यू से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पब्लिक से लेते हैं। जैसे कि इस केस में हुआ 100 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू थी और कंपनी ने चार्ज कितना करा 110, तो जो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा है इसे कहेंगे हम प्रीमियम, और ये है डिबेंचर की फेस वैल्यू। जब डिस्काउंट पे इशू करती है कंपनी, जैसे कुछ कंपनीज लॉस में चलती हैं, कोई छोटी कंपनी है, तो अगर उनका एक शेयर 100 रुपीज़ का है तो कंपनीज उसे कम प्राइस पर इशू कर देती हैं ताकि लोग उनके डिबेंचर्स खरीद सकें। जैसे कि इसमें दिया 20 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो कंपनी कितने में इशू करेगी 80 रुपीज़ में। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसकी जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे कि अब हमने पार की तो पढ़ी ली हैं, जो ये वाली जर्नल एंट्रीज थी इसमें ना कोई प्रीमियम था ना कोई डिस्काउंट था। कल हम पढ़ेंगे प्रीमियम वाली जर्नल एंट्रीज और उसके नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम डिस्काउंट वाली जर्नल एंट्रीज। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर दें आपकी कोई भी क्वेरी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो शेयर कर दें। बाय बाय।